नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। फिरोजाबाद में पटाखा विस्फोट का मामला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। पटाखा विस्फोट हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम के निर्देश पर राहत बचाव टीमें मौके पर रवाना हुई है और तेजी से काम कर रही है। सीएम ने अधिकारियों को भी तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के लिए भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। शिकोहाबाद में पटाखा गोदाम में विस्फोट हुआ, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। फिरोजाबाद में बीती रात पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। इसके बाद आसपास जो 6 घर थे वो जमींदोज हो गए। फिरोजाबाद में पटाखा विस्फोट का यह मामला, जिसमें पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, विस्फोट हो गया, जिसके बाद आसपास के घरों में इसका प्रभाव देखने को मिला। 6 घर जमींदोज हो गए, घर बनाकर गिर गए। मलबे में कई लोगों के अभी फंसे होने की आशंका है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। बीते 11 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये मौके की तस्वीर आप देख सकते हैं। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास मौजूद 6 घरों में उसका प्रभाव गया। 6 घर भरभराकर गिर गए। ये बीती रात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये मौजूदा तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विस्फोट इतना भीषण था कि 6 घरों में, आसपास के जो 6 घर थे उनमें इसका प्रभाव गया। फिरोजाबाद से पूरा मामला, जहां पटाखा गोदाम में आग लग गई, तो यह अवैध पटाखा फैक्ट्री था जिसमें विस्फोट हुआ। फिरोजाबाद में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में 6 मकान ढह गए। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोगों के शव मलबे से निकाल लिए गए हैं। वहीं कई लोगों के अभी मलबे में दबे होने की आशंका है। बीते 11 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अतुल यादव का। अतुल, जिस तरह से फिरोजाबाद से पूरा मामला सामने आया, बीती रात अचानक एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट? कितने लोगों की अभी तक मौत की खबर और कितने लोग दबे होने की आशंका? जी, मैं आपको बता दूं, पूरी घटना रात 10 बजे की है। उसके बाद लगातार जो रेस्क्यू टीम थी वो अपना काम कर रही थी और 5 लोग इसमें मरे हुए हैं, उनको निकाल लिया गया है। बाकी 10 लोग इसमें घायल हैं। बाकी रेस्क्यू टीम और पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है। मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की बात की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। वही आश्वासन दिया जा रहा है उनको जो मकान को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जाएगी। बाकी टीम मौके पर मौजूद है। जी अतुल, जिस तरह से ये पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट होता है, आखिर कारण क्या बताया जा रहा है? और जिस तरह से लोगों की भी बात सामने आई थी, लोगों का यही कहना था कि उनके मोहल्ले में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, उनको खुद खबर नहीं थी और अचानक विस्फोट हो जाता है और जो आसपास के जो घर थे उनमें इसका प्रभाव गया। जी बिल्कुल, साफ तौर से कह सकते हैं काफी लंबे समय से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर इतने रिहायशी इलाके में जो पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, अगर प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी और इतना बड़ा हादसा हो गया। देखने वाली बात है, इस हादसे के बाद लगभग 50 मकान इस हादसे का शिकार हुए हैं और 10 मकान इस हादसे में पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। जी बिल्कुल, अब यानी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कब कार्रवाई होती है, क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं, उस सबके लिए इंतजार। अतुल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। बिट्टू के बाद मंत्री रघुराज सिंह के बोल बिगड़े हैं। राहुल नंबर 1, केजरीवाल नंबर 2 आतंकी, ऐसा रघुराज सिंह ने कहा। आतंकी बताकर सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। नेता प्रतिपक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राहुल गांधी भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बाद से ही उनके ऊपर जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो एक के बाद एक आरोपों के तीर छोड़ रहे हैं। इसी दौरान योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह ने भी एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। बिट्टू के बाद अब मंत्री रघुराज सिंह के भी बोल बिगड़ते हुए नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी को
आतंकी कह डाला। राहुल गांधी नंबर 1 और केजरीवाल नंबर 2 आतंकी कहकर उन्होंने राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों पर निशाना साधा है। आतंकी बताकर एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर उनके अमेरिका दौरे के बाद से ही कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी संजय निषाद तो कभी बिट्टू तो फिर अब रघुराज सिंह। एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या सहयोगी दलों के नेता राहुल गांधी पर पूरी तरह से हमलावर है। राहुल गांधी भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप भी रघुराज सिंह ने लगाया है। राहुल गांधी इस देश का नंबर प्रथम आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी पांचवी जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बाद अब यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह ने भी एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी को आतंकवादी बना दिया है। राहुल गांधी नंबर 1 और केजरीवाल नंबर 2 आतंकी, ऐसा रघुराज सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि आतंकी बताकर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूपी कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह के बोल एक बार फिर से बिगड़ते हुए नजर आए। उन्होंने जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बाद से ही वो सत्ता पक्ष के नेताओं के निशाने पर है, रवनीत सिंह बिट्टू के बाद अब रघुराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उन्हें नंबर 1 आतंकी बता दिया। जी बिल्कुल, या जिस तरह से अगर बात करें चुनाव की, तो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और एमपी में चुनाव होने हैं और साथ ही साथ यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। और यह देखा जाता है कि चुनाव के पहले जुबानी जंग और विवादित बयानों की बयान लग जाती है। जिस तरह से योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने इंदौर में एक बड़ा बयान दिया, विवादित बयान दिया, कहा कि नंबर 1 आतंकी राहुल गांधी है और 2 नंबर के आतंकी अरविंद केजरीवाल है। तो इससे कहीं न कहीं सियासत भी गर्म हो गई है और जनता की नजर जिस तरह से अब नेताओं पर है, क्योंकि चुनाव के दौरान ऐसे विवादित बयान देना कहीं न कहीं जो है एक शर्मनाक हरकत भी मानी जाती है। क्योंकि जिस तरह से रघुराज सिंह ने बयान दिया कि आतंकी है और यह भी कहने की कोशिश की कि उन्हें इटली से भारत को लूटने के लिए भेजा गया है, तो यह कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से चाहे पक्ष हो या विपक्ष विवादित बयानों से बचना चाहिए। क्योंकि रघुराज सिंह के बयान के पहले केंद्रीय मंत्री ने भी राहुल गांधी को आतंकी कहा था और जिस तरह से अब रघुराज सिंह के बयान को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है और यह कहा जा रहा है कि रघुराज सिंह के बयान को अपना बयान वापस लेना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता भी, अधिवक्ता भी, वरुण मिश्रा जी। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से अब सियासत गर्म हो गई है और जिस तरह से यह बयान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आतंकी हैं, तो जिस तरह से रघुराज सिंह ने एक बयान दिया, योगी सरकार के मंत्री हैं, तो क्या किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, चाहे रघुराज प्रताप सिंह जी हो, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू जी हो, सस्ती लोकप्रियता पाने का एक साधन है। क्योंकि हमारे यहाँ देहात में कहावत कही जाती है कि नया धोबी कतरी में साबुन। अभी नए नए भाजपाई हुए हैं रवनीत सिंह बिट्टू जी, उनको भारतीय जनता पार्टी में प्रमाणित करना होगा कि मैं सच्चा भाजपाई हूँ।
इसलिए उन्होंने राहुल गांधी जी पर ये अच्छा बयान दिया है। उनके संस्कार, उनके पारिवारिक संस्कार ऐसे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कल्चर भी यही है कि ऐसे बयानों को वहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है, चाहे कंगना रनावत रही हो, चाहे स्मृति ईरानी रही हो, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू जी रहे हो। ऐसे बयानों में भारतीय जनता पार्टी को आनंद आता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति रही है। उस पार्टी में ऐसे ही लोगों को सम्मान भी मिलता है। यही कारण है कि वहाँ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, मतलब कौन बयान देने में कितना नीचे गिर जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी में कहा नहीं जाता। एक और हमला बोला गया है, कहा गया है कि महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए और अब परिवारवाद की पार्टी बन गई है, चाहे सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी। क्या कहेंगे? देखिए, महात्मा गांधी जी ने जब ये बयान दिया था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर देना बात नहीं कही। उन्होंने कहा था ये तो कम जानकार लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा अनपढ़ लोग हैं और दूसरी पार्टियों में और भी ज्यादा अनपढ़ लोग हैं। तो राजा भैया वगैरह अनपढ़ लोग हैं, इनको ज्यादा जानकारी तो है नहीं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को बिखर जाना चाहिए, यानी कि गांवों में बस जाना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता को गांवों में, गलियों में, चौबारों में, हर जगह हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश को विकसित बना सकती है। गांधी जी ने इस परिप्रेक्ष्य में ये कहा था। और आज क्योंकि थोड़े कुपड़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको ज्यादा जानकारी है, इसलिए वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना। जी बिल्कुल, लिया जिस तरह से कांग्रेसी नेता वरुण मिश्रा का कहना है कि जो बयान आया हुआ है वह काफी ओछा है और नहीं, बिल्कुल सिर्फ बयान जो है वो निंदनीय है, लेकिन सवाल इनसे ये भी पूछिए कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान जो भारत विरोधी बयान देने वाली अमेरिकी सांसद है उनके साथ फोटो खिंचवाई, उनके साथ मुलाकात की, उस पर क्या कहिएगा? वो कितना सही? जी वरुण जी, राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे और भारत के प्रति गलत बयानबाजी करने वाली एक नेता के साथ वहां पर फोटो खिंचवाई, इस पर क्या कहें? इससे ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब कोई बात नहीं मिलती तो इस तरह की बातों को आगे करते हैं। सही बात यह कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जो बयान दिया, उनके पूरे बयान को न लेकर कौवा कान ले गया वाली स्थिति जिस तरह से देश में बचाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी का IT से जिसमें सबसे आगे होता है, बची खुची जरूरत RSS पूरी कर देता है। तो हम इन बयानों पर बहुत ध्यान नहीं देते। हमें पता है कि देश की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो सब जानती है कि ये बयान ऐसे क्यों ये लोग उसको इंटरप्रिटेट करते हैं गलत तरीके से। अब भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी है लोगों को। जी रिवा, सुना आपने, कहना है कि इस तरह के जब मौके आते हैं तो बीजेपी की IT सेल, RSS और कार्यकर्ता राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश में जुट जाते हैं। असल मुद्दा यह है कि जिस तरह से रघुराज सिंह ने, जो योगी सरकार के मंत्री हैं, राहुल गांधी को आतंकी कहा है और इस पर अब पूरी तरह से सियासत भी गर्म हो गई है। और सियासत इसलिए भी गर्म होगी कि जिस तरह से यूपी में उपचुनाव होने हैं, बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के कई सारे जिस तरह से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, इससे पहले हालांकि निषाद पार्टी के सज्जन निषाद ने भी राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाए थे। अब इसके बाद रघुराज सिंह का बयान सामने आना और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधना, क्या माना जाए किस तरह से किस और इन यूपी में जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसको मोड़ने की कोशिश? देखिए भैया, यूपी का चुनाव काफी अहम है और यही उपचुनाव कहीं न कहीं 27 के रण की रूपरेखा तय करेगा, आईना होगा। और जिस तरह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है यूपी में, इससे कहीं न कहीं बीजेपी अभी तक उभर नहीं पाई है। अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव में चुनाव लड़ने का दम भर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी और बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं फील्ड में उतर चुके हैं। बात यहाँ अटकती है कि किस तरह जनता का जो दिलो दिमाग है उसको डाइवर्ट किया जाए, किस तरह अपने पाले में किया बिल्कुल जाए। यही वजह है मोहम्मद आसिफ की तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरह से, अलग अलग एंगलों से मुद्दे बुनने की कोशिश कर रही है। हालांकि कितना फायदा इन मुद्दों का उपचुनाव में होता है, और जिस तरह से एक बार फिर से योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने राहुल गांधी को आतंकी बोलकर यूपी की सियासी पारा बढ़ा दिया है,
उसका कितना बैकफायर या खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ता है, उस पर सभी की निगाहें वो वक्त बताएगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं आज केंद्र की मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 3.0 का हर पल हर दिन अस्थिर रहा है। कितने ट्रेन हादसे हुए, महंगाई बढ़ी, आतंकी हमले हुए, लेकिन सरकार ने फिर भी गुब्बारे में हवा भरने का पूरा प्रयास किया। नरेंद्र मोदी की यू टर्न वाली सरकार इस समय देश में चल रही है और ये यू टर्न देश की जनता ने किया है और इसकी झलक इस बार के 2024 के चुनाव में भी देखी गई। उन्होंने साथ ही क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सरकार के 100 साल पूरे होने को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत मैम। जिस तरीके से 100 दिन पूरे हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के लेकर, उसको क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये 100 दिन विफलताओं का एक पुलिंदा लेकर पूरे हुए हैं। ये 100 दिन नरेंद्र मोदी की सत्ता लोलुपता के हैं, ये उनकी जो बैसाखियों पर निर्भरता है उनके हैं, ये उनकी विफलताओं का एक पुलिंदा है। मैं शुरू से बात अगर करना चाहूं तो ये यू टर्न की सरकार रही है। लैटरल एंट्री से लेकर इन्होंने यू टर्न LTCG और इंडेक्सेशन पे किया, इन्होंने वक्फ बोर्ड पर किया, इन्होंने ब्रॉडकास्ट बिल पर किया, इन्होंने NPS UPS पे यू टर्न किया। बहुत सारे यू टर्न हुए हैं। पिछले 100 दिनों में 38 रेल हादसे हुए हैं, 21 लोगों की जानें गई हैं। पिछले 100 दिनों में 56 इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुए हैं, जिसमें सड़क, पुल, बांध, तमाम ऐसी चीजें हैं। एयरपोर्ट है जिनका उद्घाटन अभी हुआ था, शिवाजी की मूर्ति ध्वस्त हो गई। पिछले 100 दिनों में जो नया संसद बना था वहां से पानी टपक रहा है, राम मंदिर का गर्भगृह चूर रहा है। पिछले 100 दिनों में हमने अटल सेतु से लेकर सुदर्शन सेतु में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे देखे हैं। पिछले 100 दिनों में हमने 26 आतंकी हमले देखे हैं। जम्मू कश्मीर में 21 जाबाजों की शहादत हुई है। पिछले 100 दिनों में हमने 157 महिलाओं को पीड़ित होते हुए देखा है जघन्य अपराध के खिलाफ। पिछले 100 दिनों में हमने पेपर रद्द होते हुए देखे हैं, नीट PG के, CSIR नेट के, UGC नेट के। पिछले 100 दिनों में हमने नीट में धोखाधड़ी और धांधली देखी है। पिछले 100 दिनों में हमने विदेशी निवेश को गिरते हुए देखा है। पिछले 100 दिनों में हमने खस्ता हाल अर्थव्यवस्था देखी है, रुपए को 52 से 54 जाते हुए देखा है। पिछले 100 दिनों में हमने सेबी और अडानी के महाघोटाले देखे हैं। पिछले 100 दिनों में हमने देखा है कि कैसे CNG का, कमर्शियल LPG गैस का और टोल टैक्स का दाम बढ़ा है। पिछले 100 दिनों में आटा, दूध, दाल महंगा होते हुए देखा है। पिछले 100 दिनों में आक्रोशित देखा है लद्दाख को और लद्दाख को कूच करते हुए देखा है दिल्ली। पिछले 100 दिनों में मणिपुर जो 16 महीने से जल रहा है और जलते हुए देखा है। मैम, जिस तरीके से जम्मू और हरियाणा में चुनाव होने हैं तो उसको लेकर किस तरीके? चुनाव होने हैं, चुनाव हम जीतेंगे। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। साथ ही आज यानी 17 सितंबर को मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन का कार्यकाल भी पूरा हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन के कार्यकाल पर अपनी तरफ से रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कांग्रेस द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट कार्ड और कई मुद्दों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से इंडिया वॉइस संवाददाता नितिन चौधरी ने खास बातचीत की है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि यह सरकार 100 दिन के लिए नहीं बल्कि अगले 5 साल तक जनता की सेवा के लिए काम करेगी। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस कंफ्यूज है। साथ ही क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, जिस तरीके से 100 दिन पूरे हुए हैं तो उसको लेकर क्या? देखो, ये जो सरकार चुनी गई है ये 5 साल के लिए चुनी गई है और उसके साथ ही साथ जो जनादेश है वो कंटिन्यूटी के जनादेश है। इसलिए पहली बात तो 100 दिन का तो कोई लेखा जोखा होता नहीं, एक चीज़। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि इन 100 दिनों में भी कांग्रेस पार्टी पप्पू को प्रेशर पंप बताने में जुटी हुई थी कि हर काम जो है वो पप्पू के प्रेशर पंप का कमाल है। और अब कह रहे हैं कि इन 100 दिनों में कुछ हुआ ही नहीं। तो पहले तो ये खुद तय कर लें कि पप्पू का प्रेशर पंप काम कर रहा था या जो है वो ये सरकार जो है वो बिना प्रेशर के काम कर रही थी। सर, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कहा है कि ये 100 दिन जो है यूटर्न लेने को लेकर भी। देखो, अभी तो इनको 100 तो इनके नंबर भी पूरे नहीं हुए। 99 के नंबर पर भी इनकी अकड़ जो है वो आसमान पे है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं कल, तो किस तरीके से देखो, ये जो कभी कभी मास्टर स्ट्रोक मेंटल स्ट्रोक साबित हो जाता है। अब इनकी ये जो है वो रण में भिड़ने से ज़्यादा रण छोड़ बहादुरी का कमाल दिखाने में लगे हुए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, हरियाणा चुनाव को लेकर और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीती। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हर बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता से स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने के लिए अपील की। उन्होंने देश को प्रगति के नए मुकाम पर पहुंचाया है। जी के जन्म के दिवस पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और देश की बहुत बड़ी संख्या में जनता भी सेवा पखवाड़े में आज स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे। प्रधानमंत्री जी सदैव स्वस्थ रहे, लंबी आयु हो और वह देश के लिए जिस प्रकार से 2014 से लगातार नेतृत्व देते हुए प्रगति के एक नए मुकाम तक देश को लेकर के गए हैं, हर देशवासी उससे प्रभावित है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, गरीबों के उत्थान के लिए, किसानों को उत्थान के लिए और तीसरे कार्यकाल के 100 दिन बहुत बड़ी उपलब्धियों से भरे रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत है। अध्यक्ष जी और हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर शुरुआत की है। मंत्री जी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 60 साल बाद कोई नेता लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल बाद देश में राजनीतिक स्थिरता आई है और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथी अश्विनी जी और मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। न केवल प्रधानमंत्री बने, 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आज देश की 140 करोड़ की जनता बहुत मन के साथ इनके दीर्घायुष के लिए प्रभु प्रार्थना कर रही है। मैं और अश्विनी जी भी वो प्रभु प्रार्थना के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता मोदी जी की तीसरी सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज पर आपको सूचना के परिणाम स्वरूप 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है। और नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों को क्रियान्वयन करने की सटीकता, ये तीनों 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना मैं मानता हूं बहुत कठिन है। दुनिया के कई देशों में भी देखा गया जहां एक प्रकार से वाइब्रेंट लोकतंत्र है, वहां पर ऐसे बहुत कम ही उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। और इसका कारण है कि इस 10 साल में देश की बाहरी सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की रक्षा प्रणाली, इसको मजबूत कर एक सुरक्षित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ी सफलता मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की है। शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन, हमारे चिर पुरातन शिक्षा शैक्षणिक मूल्यों को समाहित करते हुए, हमारी भाषाओं को गौरवान्वित करते हुए और आधुनिक से आधुनिक शिक्षा को समाहित करते हुए नई शिक्षा नीति लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।